पेरिकार्डियम की तरफ जाने से पहले ना मैं आपको ना थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर बताता हूँ, लेयर्स का। पहले हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, अब हम लेयर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर जनाब आपका यही वाला ड्राइंग मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपको पता है, देख लें, लेकिन समझ आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका क्या है, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। देखें ये जो आप हमने ये वाले चैम्बर्स वगैरह भी हमने डिस्कस कर लिए, हमने वाल्स भी डिस्कस कर लिए। अब हमने डिस्कस करना है ये जो इसको घेर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके दिल की वाल होती है, जो दीवार होती है, वो बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से होती है? 3 लेयर से। सबसे पहली आउटर जो होती है उसको कहते हैं एपिकार्डियम। क्या होती है? एपिकार्डियम। और ये जो एपिकार्डियम होती है, मतलब कि यहाँ पर एक तरह का मैं एपिकार्डियम इस तरह बना देता हूँ, ये इसी तरह की लेयर है फॉर एग्जांपल, याद है, ठीक है। मतलब एक मिनट बता, ठीक है। अभी ये इस तरह देखें, ये एक तरह इस तरह करें कि ये आपकी जो लेयर है, ये इस लेयर को अब ना, यानी कि ये हार्ट की वाल है ना, अब हार्ट की इस वाल का स्ट्रक्चर मैं इधर एक सेपरेट ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिकली एक स्ट्रक्चर था एक तरह का, इसको मैं सेपरेट ड्रा कर रहा हूँ। तो जो आपकी वाल फॉर एग्जांपल ये एक वाल हो गई, एक मैंने क्या कहा था, एक आपकी वाल इस तरह होती है जनाब, और ये समझ आई मैंने क्या किया है? देखें मैंने ये कहा है कि आपके हार्ट की ये जो वाल है उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इधर लगा दिया है। अब थोड़ा सा हिस्से से मुराद ये है कि ये इधर जो हो रहा है वो सारे वाल में हो रहा है, समझ आ रही है? तो पूरे हार्ट को जो कवर कर रही होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है, उसको कहते हैं एपिकार्डियम। क्या कहते हैं? एपिकार्डियम। और ये थिन लेयर होती है एक तरह की, ठीक है, ये होती है थिन लेयर, ये इतनी बड़ी लेयर नहीं होती। उसके बाद जो दरमियानी लेयर होती है उसको कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। उसके बाद जो अंदर वाली होती है कहते हैं एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम आपकी सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, हारी सर, क्योंकि वो मसल्स की बनी होती है। अगर हमसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है, तो हमने क्या बताना है? मायोकार्डियम, समझे। और ये मायोकार्डियम में अगर हम देखें कि ये जनाब मायोकार्डियम जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो हिस्सा होता है, ये आपको देखें, आप कहते हो जनाब दिल मेरा लेफ्ट साइड पर, दिल लेफ्ट साइड पर नहीं होता, दिल आपका सेंटर में ही होता है, समझ आ रही है? उसकी रीजन ये होती है कि आपका जो लेफ्ट साइड वाला जो चेंबर होता है वो साइज में बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? देखें यार, हमको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो राइट वाला जो हिस्सा है, जो राइट वाला हिस्सा है वो तो लंग्स की तरफ जा रहा है, तो लंग्स तो हमारे दिल के बिल्कुल साथ है, साथ है ना। इसको इतना काम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। जो लेफ्ट वाला है इसने पूरी बॉडी में देना है, इसने अपर लिम्ब होगा, इसने हेड एंड नेक होगा, इसने लोअर लिम्ब होगा, हमारे जिसम पूरी ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा होता है। क्या क्या कौन सा सप्लाई कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं ये जिम जाऊं, अपने ये बाजू, ये जो मेरा बाजू है इसकी एक्सरसाइज करूं, इसकी एक्सरसाइज ना करूं, तो कौन सा इसमें बढ़ेगा? राइट वाला बढ़ेगा। तो इस तरह आपका ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें ब्लड का फ्लो ज्यादा, सॉरी इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, इसको वर्क ज्यादा करना पड़ता है, इसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है। तो इस वजह से इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? वो सॉरी जो आपका साइज जो होगा वो ज्यादा होगा। आप पता चलेगा कि साइज क्यों ज्यादा होता है। इसके बाद एक और भी है, हमने घरों में एक बहुत कॉमन टर्म सुनी होगी कि उसका दिल वधे आया होता है, सुना हुआ है? ये आजकल बहुत प्रॉब्लम है जनाब। अब थोड़ा सा पैथोलॉजिकल केस में आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखें, समझ आ रही है? सारे बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, देखें ये जो होता है ना दिल क्यों वधे आया, नॉर्मल तो ये है कि चलो ठीक है, ये मान लिया कि लेफ्ट वेंट्रिकल उससे ज्यादा पंप करता था तो इस वजह से उसका साइज बढ़ गया, लेकिन उस लिमिट से ज्यादा क्यों बढ़ा? अब हम उसकी तरफ आने लगे। देखें ये वाला जो वाल्व होता है इसको क्या कहते हैं? इधर जो वाल्व होता है एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व होता है ना। अब नॉर्मल साइज ये इतना है, ये नॉर्मल साइज है इतना है। अगर मैं इस वाल्व का साइज इतना कर दूं, इसको कहते हैं स्टीनोसिस, इसको कहते हैं स्टीनोसिस। क्या कहते हैं? स्टीनोसिस। जब इसका साइज इतने से थोड़ा रह जाएगा वो क्या होगा? स्टीनोसिस। जब ये वाल्व का साइज ज्यादा हो गया, एक सिंपल बात है, ये दरवाजा है, समझ आ रही है? ये दरवाजा है, या इधर जनाब 4 बंदे खड़े होंगे, 2 इधर नॉर्मल बंदे, अगर मैं इधर से गुजर रहा हूं तो मुझे रुकावट नहीं पैदा हो रही, मैं आराम से गुजर रहा हूं।
लेकिन अगर 3 से 4 बंदे इधर खड़े हो गए, मैं धक्का लगा के निकलूंगा, मुझे जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो जब वो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, वो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है, वो फ्लो ज्यादा होना पड़ता है, तो उस वक्त साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि हमने पता जितना वर्कलोड ज्यादा होगा उतना साइज बढ़ेगा। तो ड्यू टू स्टीनोसिस साइज प्रेशर और बढ़ा, वर्कलोड और बढ़ा। जब प्रेशर बढ़ा, वर्कलोड बढ़ा, सब कुछ अब साइज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका वेंट्रिकल साइज में बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? तो इस वजह से ये जो साइज होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं दिल वधे आया। क्लियर है? अब दूसरी बात आ जाती है, देखें ये इतनी इसको क्या तंगी है जनाब, इसको तो मिल रही है क्योंकि ब्लड में क्या होती है, न्यूट्रिशन होती है ना, इसको तो न्यूट्रिशन मिल रही है। लेकिन मेन चीज ये है कि यार देखो, आप इस तरह समझे कि जैसे आपने 4 से 5 बंदे हैं वो रखे हुए काम करने के लिए, वो बेचारा दिन रात अपना काम कर रहे हैं, उनको रोटी खिलानी पड़ेगी कि नहीं खानी खिलानी पड़ेगी? और वो खाना कौन खिलाता है? जो मालिक होता है वही होगा ना, जो सपोर्ट कर रहा होता है। तो हमारा जो एक तरह का पूरे जिस्म का मालिक वो दिल है, और दिल में देखा जाए तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, सही है। अब हमारा जो जिस्म होता है, हमारी लेग्स होगी, हमारा अपर लिम्ब होगा, ये सारा जो हिस्सा हो गया, ये काम तो कर रहे हैं अपना, लेकिन ये काम के बदले में चाहते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए भी मिले। लेकिन जब यहाँ पर स्टीनोसिस होगी तो उतना सप्लाई नहीं जाएगी, उतनी सप्लाई नहीं जाएगी। अब उतनी सप्लाई नहीं जा रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे सप्लाई चाहिए। जो अब ये मैसेज जाता है कि हमें सप्लाई चाहिए, हमारे पेरिफेरल जो इस हिस्से को कहते हैं पेरिफेरल यानी कि पार्ट्स, समझ आ रही? जब हमारे पेरिफेरल पार्ट्स में न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो उसने क्या कहना, मुझे तो ऑक्सीजन चाहिए। तो जब इसकी तरफ मैसेज आता है कि यार मेरे दूसरे जो हिस्से हैं वो तो भूखे बैठे हुए हैं, तो इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड और करता है। जब वर्कलोड और करता है तो प्रेशर और बढ़ता है, जब प्रेशर और बढ़ता है तो साइज और बढ़ता है, सब साइज और बढ़ता है। तो इस टर्म को कहते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी। इंक्रीज इन द साइज, हार्ड नहीं सिर्फ होता, इंक्रीज इन द साइज, ये होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल इस वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल जनाब ये एक्सरसाइज करो, एक बंदा एक्सरसाइज करता है उसका साइज बढ़ गया, वो कहता है हाइपरट्रॉफी। दूसरा फॉर एग्जांपल ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो जैसे ही डे अर्ली से जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है वो थिक होना शुरू हो जाती है, वो कहता है साइज बढ़ रहा है। अब वो क्या फिजियोलॉजिकल है, तो जब 28 डेज 30 डेज होते हैं तो वो जो श्रेड होती है तो उसमें क्या होती है, वो फिजियोलॉजिकल हो जाती है। इसके अलावा एक और है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो वाल होती है वो क्या होती है, एक तरह की साइज में बढ़ती है। नॉर्मल जो फीमेल का जो साइज होता है जो यूट्रस का वो सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम तक होता है, समझ आ रही है? 20 ग्राम तक होता है। और जब ये साइज में बढ़ जाती है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो 2 किलो तक जा सकता है। इतना साइज बढ़ जाता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसका यूट्रस का, समझ आए? तो वो एक तरह का फिजियोलॉजिकल है, क्योंकि वो हमें सपोर्ट कर रहा है, वो न्यूट्रिशन दे रहा है, ये सारा इस तरह, ठीक है? तो वो क्या फिजियोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल क्या हो गया? हार्ट का पैथोलॉजिकल होता है, क्योंकि वो पंप करेगा तो वो तो फायदे का नहीं, वो तो नुकसान का है। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये हो गया पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। अभी हम आ रहे थे पेरिकार्डियम की तरफ, तो देखें ये वाली क्या होती है, ये वाली आपकी एपिकार्डियम, ये वाली मायोकार्डियम, ये वाली एंडोकार्डियम। अब इन सब को जो कवर कर रही होती है उसको वाल यानी कि उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम क्यों जरूरी है यार, हमको क्यों जरूरी है? देखें हमारा जो दिल होता है वो हमारे मेडिएस्टिनम में बैठा हुआ है, लेकिन उसको सपोर्ट दे रही होती है, उसको कहते हैं सपोर्ट दे रही होती है। और उस सपोर्ट से बढ़कर भी ये ताकत अपनी जगह पर रहे तो जिस्म के जो दूसरे पार्ट्स के साथ लग रही होती है, किसी लिगामेंट्स के साथ लग रही होती है, ताकि ये एक अपनी ही जगह पर रहे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बोर्ड मार्कर है, ठीक है, ये बोर्ड मार्कर है, इसको अपने दिल समझो, ठीक है? अब ये दिल है, अगर ये दीवार इसको नीचे ना गिरने, अगर ये ऐसे नीचे गिर गया, लेकिन अगर इसको इस तरह सपोर्ट कर दिया जाए इस तरह, तो ये क्या होगा, अपनी जगह पर रहेगी। तो पेरिकार्डियम जो होती है वो आपके दिल को अपनी जगह पर रखती है। एक लिमिटेड जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, एक लिमिटेड जो होती है वो रिलैक्सेशन करवाती है, वो उसको अपनी उस दिल को उसकी औकात से बढ़ने नहीं देती। समझ आ रही है? दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हो, ये होगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की भी 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है फाइब्रस और एक कौन सी थी, सीरस। जो फाइब्रस लेयर होती है वो एक तरह की टफ होती है, वो कहती है टफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो जो फाइब्रस होगी वो क्या होगी, टफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। तो फाइब्रस हमने कर लिया। अब हम आते सीरस की तरफ। सीरस होती है थोड़ी सी अंदर की तरफ। जो सीरस होती है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है पैराइटल और एक होती है विसरल। समझ इस तरह देखें, ये जनाब पेरिकार्डियम है, ये और एक
समझ आ गई है? ये आपकी आउटर वाली कौन सी होगी? फाइब्रस। ये कौन सी होगी? फाइब्रस। और ये आगे जनाब फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक हो गया। और ये वाली कौन सी होगी? सीरस। और सीरस की कौन सी होगी? देखें प्राइटल लफ्ज ये आप हर जगह पर पढ़ोगे, ठीक है। प्राइटल का मतलब होता है आउटर, विसरल का मतलब होता है अंदर। तो ये क्या होगी आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम, और उसके बिल्कुल जो साथ होते हैं उसको कहते हैं प्राइटल लेयर। समझ आ रही है? प्राइटल लेयर। और दूसरा ये कहा जाता है कि फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होती है और जो प्राइटल पेरिकार्डियम जो होती है, इसके दरमियान में एक तरह का फर्क नहीं होता। ये जब हम देखते हैं तो बिल्कुल एक तरह ही लगती है। ये ऐसा लगता है कि जैसे ये एक ही लेयर में है, ऐसा लगता है जैसे ये एक ही लेयर में, इसकी दो लेयरें नहीं है। तो लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिकली बहुत डीपली जाकर देखते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं यार फाइब्रस सेपरेट है, प्राइटल जो है वो एक सेपरेट है। तो प्राइटल किसका पार्ट है? सीरस का। हमको पता है कि सीरस के पार्ट कौन से? प्राइटल और विसरल, ठीक हो गया। अब देखें ये प्राइटल और विसरल में मैंने थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, उसकी यहाँ पर आपकी पेरिकार्डियल कैविटी होती है, इसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, समझ आ रही है। और इसके अंदर फ्लूइड होता है, क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। इसके अंदर जब पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, इसकी वजह से जनाब मैंने इधर क्या दी हुई है? स्पेस दी हुई है। ये जनाब इसका पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, ठीक है। ये जनाब प्राइटल, और ये अंदर वाली क्या होगी? अच्छा जी, विसरल का दूसरा नाम क्या होता है? विसरल का दूसरा नाम एपिकार्डियम होता है। कैसे एपिकार्डियम होता है? देखें यार, अभी ना मतलब कि आपने इस तरह समझना है कि ये आपका जनाब सेंटर वाला दिल है, ये जनाब दिल आ गया, ठीक हो गया। आउटर से शुरू होना है, इधर से बाहर से। सबसे बाहर वाली जनाब फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके साथ वाली जो लगी है उसे कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम कह सकते हो। सीरस पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स, प्राइटल पेरिकार्डियम। और ये बिल्कुल नाल लगी होती है तो ऐसे लगता है यार जैसे प्राइटल, सॉरी इस तरह लगता है जैसे आपकी फाइब्रस ही हो, समझे। अब फाइब्रस के बिल्कुल साथ इधर थोड़ी सी स्पेस देकर कौन सी होगी? आपकी विसरल। क्या होगी? विसरल। अब जैसे ये विसरल हो गई जनाब, ठीक है, ये जनाब साथ होगी विसरल, ठीक है। उसके बाद जैसे ये विसरल होगी और इस प्राइटल और विसरल के दरमियान में क्या होता है? ऐसे फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये विसरल जो होती है, ये दूसरी, ये आपकी हार्ट की इस तरह समझे वाल है, समझ आ रही। और ये वाली वाल इस तरह समझ ले कि ये वाली जो वाल है ये जनाब आपकी एपिकार्डियम, ठीक होगा, ये एपिकार्डियम। और इसके जो साथ वाली अंदर वाली कौन सी थी? मायोकार्डियम। और इसके बिल्कुल जो साथ वाली होगी वो कौन सी थी? एंडोकार्डियम, ठीक है। मतलब कि जो हमारा दिल है वो बाहर से इस तरह लग रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम होगी, उसके बाद हमारी विसरल हमारी जो होगी सीरस पेरिकार्डियम होगी। सीरस पेरिकार्डियम को दो में डिवाइड किया जाता है, जो होगी वो आपकी जनाब प्राइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम जो होगी वो बिल्कुल आप किसके बाल के साथ लगी होगी? आपके हार्ट के एपिकार्डियम से। इस वजह से विसरल पेरिकार्डियम का दूसरा नाम एक तरह का एपिकार्डियम है, ठीक है। और एपिकार्डियम जो विसरल होती है उसके साथ अंदर वाली कौन सी होती है? आपकी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के अंदर कौन सी होती है? एंडोकार्डियम, ठीक हो गया। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? अभी मैं इधर से दोबारा इस तरह लिखूं तो देखें प्राइटल पेरिकार्डियम, उसके बाद आ गया विसरल। विसरल के दो पार्ट्स होते हैं, वो जनाब दो पार्ट सबसे पहले कौन सा आ गया? प्राइटल। सीरस के सॉरी दो पार्ट्स होते हैं, एक प्राइटल और दूसरा कौन सा है? विसरल। और विसरल का दूसरा नाम क्या होता है? एपिकार्डियम। और इसके बाद दिल की वाल शुरू हो जाती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। क्लियर है? देखें आपने एक लफ्ज सुना होगा पेरिकार्डियल अफ्यूजन। अफ्यूजन, अफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अच्छा मैं थोड़ा सा आपको साथ डिजीज बता रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं ठीक है? सही है? देखें अगर नहीं ठीक तो फिर इधर तक ही रखता हूँ। देखें अफ्यूजन का मतलब क्या होता है? देखें अगर हमारी कितनी लेयर्स होती हैं? तीन। सबसे पहले कौन सी? एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। अगर इनमें से किसी भी वाल्व में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इनका सेपरेट नाम लेना है। पहले वाली कौन सी होगी? एपिकार्डाइटिस। दूसरी वाली कौन सी होगी? मायोकार्डाइटिस। अंदर वाली कौन सी होगी? एंडोकार्डाइटिस। अगर इन तीनों में एक साथ ही इन्फ्लेमेशन हो इनको कहते हैं पैनकार्डाइटिस। क्या कहते हैं? पैनकार्डाइटिस।
अब देखें इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि वहां पर एक तरह की डेड स्पेस है, डेड पार्टिकल्स हैं, समझ आ रही है। जैसे ही वहां पर डेड पार्टिकल्स होते हैं उसमें आपके जनाब ब्लड सेल्स भी आते हैं, सारा कुछ, वो जब हम ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह पढ़े। लेकिन इन्फ्लेमेशन का आप इस तरह समझ लें कि वहां पर कुछ डेड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो जो फ्लूइड वहां पर इकट्ठा हो जाता है, क्या होता है, फ्लूइड वहां पर इकट्ठा हो जाता है। जब ये फ्लूइड वहां पर इकट्ठा होता है, अगर ये एंडोकार्डाइटिस में है तो ये जो फ्लूइड होता है वो यहाँ से, ये एंडोकार्डियम से इस तरह अंदर आता है, क्या होता है, अंदर आता है। जब ये अंदर आएगा तो ये पेरिकार्डियल एफ्यूजन में फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक सांप है, ठीक है, इसको आपने समझना है। ये वाली कौन सी है आपकी, नहीं, इसको इस तरह समझे कि ये आपकी जनाब प्राइटल है, ये विसरस, ठीक हो गया, पेरिकार्डियम की बात कर रहा हूँ। और ये इसके अंदर ये वाला कौन सा है, फ्लूइड, इससे ज्यादा ये फ्लूइड इनहेल नहीं कर सकता, ठीक है, इसके अंदर ये फ्लूइड है, ठीक है। अगर इसके अंदर फ्लूइड इधर से आया या इधर से आया तो फ्लूइड बढ़ गया तो ये साइज में क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जब ये साइज में ज्यादा होगी तो इसको कहते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन, यानी कि accumulation of the fluid into the pericardial space is known as a pericardial effusion। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल एफ्यूजन। और ये पेरिकार्डियल एफ्यूजन जो होती है इसकी वजह से हमें पेन होती है, क्या होती है, पेन होती है। वो पेन क्यों होती है, पेरिकार्डियल, हाँ जी, शायद बढ़ जाता है जब कॉन्ट्रैक्शन फ्रिक्शन होती है, लेकिन इसकी यहाँ, हाँ जी, रिसेप्टर्स होगी, कौन सी नर्व जाके कहेंगे, वेरी गुड, कौन सी की, फ्रेनिक नर्व होगी। जो फ्रेनिक नर्व, यहाँ पर एक नर्व होती है जिसको कहते हैं फ्रेनिक नर्व, कौन सी नर्व होती है, फ्रेनिक नर्व। तो अगर हमसे कोई बंदा पूछे कि हाँ जी जनाब आपकी पेन की सेंसेशन कौन सी नर्व दे रही है हार्ट के अंदर, एमसीक्यू आए तो हम क्या बताएंगे, फ्रेनिक नर्व। और फ्रेनिक नर्व का जो लेवल होता है C3, C4 और C5, तीन होते हैं, C3, C4 और C5। ये आपको सही पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने ओपनली वाले लेक्चर नहीं लिए, C3, C4, C5 क्या होता है, ठीक है। अभी बस इतना पता होगा फ्रेनिक नर्व होती है, ठीक है। ये फ्रेनिक नर्व जो होती है ये, इसकी वजह से फिर पेन कहाँ होगी। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, यार मुझे पेन हो रही है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि यार ये वाकई पेरिकार्डियल एफ्यूजन की पेन है या दिल की पेन है। आपके लेफ्ट साइड की ये सुप्रा क्लेविकल, क्लेविकल से ऊपर है, समझ आ रही, यहाँ पर उसको पेन लाजमी होगी। आप पूछेंगे कि हाँ जी इतने पेन हो रही है, अगर वो कहे कि हाँ जी यहाँ पर पेन हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि हाँ जी ये जनाब आपको पेरिकार्डियल एफ्यूजन यानी कि पेरिकार्डियम की पेन हो सकती है। इसकी वजह से और भी बहुत पेन होती है जो इधर जाती है, ठीक है, लेकिन ये एक सिंपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो सकती है इसकी वजह से। अच्छा जी, अब देखें क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर कौन सी नर्व सप्लाई कर रही थी, फ्रेनिक नर्व, कौन सी थी, फ्रेनिक नर्व। क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन अभी तक, ये हो गया। जब अब राइट साइड वाला पंप नहीं करेगा उसकी वजह से क्या होगा बताएं। जब राइट साइड वाला की तरफ आएंगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं जाएगा पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं जाएगा। जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड मुकम्मल तौर पर पंप नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं गया उधर, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर नहीं जा रहा, देखिए समझे, सुने सुकून करें। राइट साइड में क्या होता है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जब ये टेम्पोनेट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं सही हो रहा, जब ये फ्यूजन होगी कॉन्ट्रैक्ट नहीं सही हो रहा, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं सही हो रही तो आपका जो राइट साइड जो ब्लड अभी हमने जो पढ़ा था, राइट साइड से जो ब्लड होगा वो लंग्स की तरफ जाएगा, नहीं सही जाएगा, कम मिकदार में जाएगा। जब लंग्स की तरफ जो ब्लड ही कम मिकदार में गया तो पल्मोनरी वेन में ब्लड गया उस लेवल पर, नहीं गया। जब पल्मोनरी वेन में नहीं गया तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, नहीं गया। जब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं गया तो लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो जाता है। क्या होगा, लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो जाएगा ड्यू टू द राइट साइड। राइट साइड से आपका लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो रहा है। समझ आई मैंने क्या कहा है? अगर किसी को नहीं पता दोबारा बता दूं। देखिए यार यहाँ पर ये क्या है, इसने एक तरह का इसको घेरा हुआ है। अब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमको पता है जब ये साइज बढ़ जाएगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है, एक तरह रिलैक्स जाएगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे ही होता है ना क्योंकि दिल। अब देखें ये जब साइज इतना है, ये वाल इधर तक आ जाएगी तो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा क्योंकि दरमियान में तो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहा। जब फ्लूइड इकट्ठा हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहा तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसके अंदर ब्लड अगर फॉर एग्जांपल 100 ml जा रहा है तो इससे कहा जाएगा आपका इस तरह समझे 40 ml जा, बाकी जा ही नहीं रहा। जब 40 ml इधर गया उसके बाद आपकी लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर भी ब्लड जाना है कि नहीं जाना, उसके बाद आपकी वेन के अंदर भी ब्लड जाना है कि नहीं जाना। तो ये जहां से ब्लड इधर लेकर आता है कि नहीं आता, समझ आ रही है, ये यहाँ से ब्लड कहाँ लेकर आता है आपकी, यहाँ से
ये कहता है लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड नहीं जा रहा, समझ रहे, उस लेवल पर। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड उस लेवल पर नहीं जा रहा तो यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जब उस लेवल पर ब्लड नहीं जाएगा तो आपके जो हार्ट होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसको ब्लड मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होते हैं, आपके हार्ट के मसल्स की क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, एक तरह की इस्कीमिया, एक तरह की इन्फेक्शन, वो सारी होना शुरू हो जाती है। जब ये इन्फेक्शन, उसके बाद डेथ होना शुरू हो जाती है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो ब्लड जो होते हैं वो यहाँ से कहाँ नहीं जा रहा, एओर्टा में नहीं जा रहा। जब एओर्टा में नहीं जा रहा तो हमारे जिस्म में नहीं जा रहा, डेथ होगी कि नहीं होगी? समझ आ रही? हाइपोक्सिया तो वो सारा कुछ ही आ गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सर क्या ये कंडीशन रैपिड ब्रीथ का वॉइस बनेगी? रैपिड ब्रीथ मतलब हम बनेगी कैसे? रैपिड ब्रीथ कैसे होती है? रैपिड ब्रीथ को कंट्रोल करने में आपका बहुत ज्यादा रोल होता है। उसमें क्या होता है, देखें, सबसे पहले रैपिड ब्रीथ को कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं? आपका कंडक्शन सिस्टम ये कंट्रोल कर रहा होता है। कौन सा था? कंडक्शन सिस्टम। नंबर 2, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। समझ आ रही? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखें, ये आपका, जैसा कि आपने कहा कि हमारी कंट्रोल होगी या नहीं होगी, जब कंडक्शन सिस्टम को मैसेज जाएगा ऐसे नोड्स को कि भाई पंप नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से वो कंट्रैक्ट ज्यादा होंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे जो हार्ट होता है उसके अंदर एक रिसेप्टर होते हैं जो कहते हैं बीटा 1 रिसेप्टर। क्या कहते हैं? बीटा 1 रिसेप्टर्स। हमारे जब ये कंट्रैक्शन नहीं, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, हमारा दिमाग एक्टिव हो गया। जब हमारा दिमाग एक्टिव हुआ, इसने हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसने एड्रीनल कोर्टेक्स, एक होता है एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, एड्रीनल ग्लैंड आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। समझ आ रही है? जो मैं बोल रहा हूँ सबको समझ आ रही है कि ये मैं फारसी में बात कर रहा हूँ, बाद में पता नहीं क्या बातें करते रहे। किडनी के ऊपर क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड होता है। वो एड्रीनल ग्लैंड से आपकी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको कहते हैं कैटाकोलामीन हार्मोन। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपकी एड्रीनालिन, नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन। एड्रीनालिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी होता है और नॉरएड्रेनालिन का दूसरा नाम नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये एड्रीनालिन, नॉरएड्रेनालिन रिलीज हुआ। जैसे ही एड्रीनालिन रिलीज होता है, एड्रीनालिन जो होता है ये आपके बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं उसको एक्टिव करता है। किसको करता है? बीटा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिव करता है। जब ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिव करेगा, उसके बाद देखिए बीटा 1 रिसेप्टर्स को इसने एक्टिव किया, जितना बीटा 1 रिसेप्टर्स एक्टिव होगा हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जितनी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी उतना आपका ब्लड बाहर जाएगा। जितना आपका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करके आपके वेंट्रिकल से बाहर जाता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो मतलब के जितना आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, जितना आपके हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया उतना ज्यादा वॉल्यूम बाहर निकला। जितना कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकला उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आ जाए कि जो एड्रीनालिन होते हैं ये आपके जनाब टॉपिक की दूसरी तरफ चले, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ, ठीक है? अल्फा 1 बीटा अल्फा 1 अल्फा 2, उसके बाद आ जाते हैं बीटा 1 बीटा 2। ये हार्ट के जो रिसेप्टर्स होते हैं इसको एक्टिव करता होता है एड्रीनालिन। समझ आ रही है? ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स मतलब क्या होता है? अगर ये रिसेप्टर्स एक्टिव हैं तो फिर काम होगा, अगर रिसेप्टर्स एक्टिव नहीं है तो फिर काम नहीं होगा। ठीक है? जो आपके अल्फा 1 होता है ना, ये आपकी ब्लड वेसल्स पर होता है। कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स पर होगा। तो जो ब्लड वेसल्स होंगी वो क्या होंगी? वैसो कंस्ट्रिक्ट होती है। मतलब वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाती है। ये करवाती है वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो जितना आपका एड्रीनलिन एक्टिव होगा तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। जितनी आपकी वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, देखें आपका अगर दिल में, मतलब कि दो तरह के ब्लड प्रेशर के, सिस्टोलिक होता है कि डायस्टोलिक होता है। अगर सिस्टोलिक में मसला होगा तो वो दिल के साथ होगा। एक बात अपने माइंड में रख लें, समझ आ रही है? अगर हार्ट सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, हार्ट में कोई इशू है तो वो क्या है? वो सिस्टोलिक में प्रॉब्लम है। अगर ब्लड वेसल में किसी तरह इशू है तो वो डायस्टोलिक में प्रॉब्लम है। क्या होता है? वो डायस्टोलिक में। हमने क्या कहा कि जो सिस्टोलिक होता है वो जनाब आपके ब्लड, जो आपके हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो ब्लड होता है वो बाहर जाता है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बदले में ब्लड कहाँ गया? ब्लड वेसल में गया। अब ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बदले में रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। अब देखें रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट। अगर मैं इतना साइज बढ़ाया, अब मैं साइज तंग कर रहा हूँ, वैसो कंस्ट्रिक्ट हुई, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतना आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। समझे? तो इस तरह आपका एड्रीनालिन जो होता है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा होता है, वो फ्लूइड और ज्यादा कर रहा होता है। तो पहले फ्लूइड इतना ज्यादा है, फ्लूइड क्या ज्यादा करेंगे, वो और ज्यादा इश्यूज में बंदा जाता है। ठीक है? एक तरह का ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म सही रहता है, लेकिन उसके बाद आपको फिर इशू देना शुरू हो जाता है। कोई क्वेश्चन? सही है?